देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास, यानी राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूत कहाँ पर, कौन से राजपूत हैं, तो अलग अलग गोत्र के राजपूत हुए यहाँ पर। और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, यानी राजपूत कहाँ से आए थे, इनमें कई मत है। कुछ कहते हैं कि ये विदेशी है, कुछ कहते हैं कि ये ब्राह्मण है, कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। देखते हैं कौन क्या कहता है। और उससे पहले ये देख लीजिए कि कौन सा क्षेत्र क्या है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये मारवाड़ है। क्या है ये इतना? बाड़मेर, जोधपुर और नागौर, जालौर, पाली वाला क्षेत्र मारवाड़ है। तो मारवाड़ में कौन सा राजवंश हुआ था? राठौड़ राजवंश हुआ था। इस राठौड़ राजवंश की कितनी शाखाएं है? मुख्यतः इसकी 3 शाखाएं है। जैसे यहाँ पर सिया आया था, कहाँ से आया था? कन्नौज से आए थे यहाँ पर। फिर इससे अलग होके जोधा आता है, इसके वंशज में ही जोधा आता है। जोधा का बेटा अलग होकर बीकानेर बसाता है। तो एक शाखा यहाँ पर चली गई, फिर इसका ही वंशज चल रहा है। तो इसमें से उदय सिंह होता है, मोटा राजा उदय सिंह नाम रखते, उसको उपाधि देता है अकबर। तो उसका बेटा होता है किशन सिंह। किशन सिंह अजमेर चला जाता है। एक शाखा कहाँ पर चली गई? किशनगढ़ अजमेर चली गई। तो 2 शाखाएं इधर उधर चली गई। और जोधा का बेटा एक और कहाँ पर जाता है? दूधा होता है, वो बीका का भाई दूधा, वो यहाँ पर जाता है नागौर में, मेड़ता में रहता है। तो उसके भी वंशज, उसके ज़्यादा नहीं पढ़ते, उनके जो वो जाता है दूधा की पोती थी मीराबाई, रतन सिंह उसका बाप था मीरा का। तो दूधा के 2 बेटे हुए थे, एक विरमदेव से होता है जयमल। तो जयमल और मीरा क्या थे? भाई बहन थे काका बाबा के। तो वो भी पढ़ेंगे अपन। और देख लीजिए यहाँ पर राठौड़ वंश हो गया। राठौड़ वंश के बाद देखते हैं कि चौहान कहाँ पर हुए थे? चौहान जो थे सांबर में हुए थे, सांबर जयपुर में। तो मुख्यतः शाखा कहाँ पर थी? प्रमुख वासुदेव चौहान ने सांबर में स्थापना की थी। उसके बाद सामंत सिंह का उल्लेख मिलता है, जो उस बिजोल या बिलेख में उसको सामंत सिंह, जो वासुदेव का पुत्र है, उसको बामण बताया गया। तो उससे यहाँ से एक लक्ष्मण राज होता है। लक्ष्मण राज अलग शाखा खोलता है, कहाँ पर? नाडोल पाली में। तो यहाँ पर एक शाखा यहाँ पर चली गई। आपको शाखा याद रखनी है, फिर अपने आप अपन इतिहास पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो पाली से एक पाली का जो अल्हण था, अल्हण, तो उसका पुत्र होता है कीर्तिपाल। वो भी कहाँ पर चला जाता है? कीर्तिपाल जालोर चला जाता है। कीर्तिपाल कहाँ पर चला जाता है? जालोर में। तो एक शाखा यहाँ पर हो गई चौहानों की। और जो जालोर का अंतिम शासक था लुम्बा चौहान, वो यहाँ पर सिरोही में क्या करता है? स्थापना करता है चौहान राजवंश की। और ये 4 शाखा इधर हो गई। और नाडोल पाली से, जो नाडोल है पाली में, तो वहीं से एक शाखा यहाँ पर आती है। हर्राय नाम का व्यक्ति होता है, जो कोटा में बूंदी में आता है। तो बूंदी से फिर बूंदी की शाखा चल रही है। बूंदी से अलग होके कोटा की शाखा चलेगी, और कोटा से अलग होके झालावाड़ में, यानी यहाँ से यहाँ पर उसका बेटा चला गया, उसके बेटे का बेटा, ऐसे चलते 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 शाखा एक यहाँ पर आ गई। तो चौहानों की इतनी शाखाएं राजस्थान में देखने को मिलती है। वैसे पूर्ण जो चौहानों की शाखा है कितनी है? चौहानों की पूर्ण 24 शाखा है, याद रखनी है। चौहानों की 24 है, प्रतिहारों की 26 है, और गुहिलों की कितनी है? गुहिलों की भी 24 है। गुहिल और चौहानों की 24 शाखाएं है। अब बात करते हैं, चौहानों की हो गई। अब बात करते हैं मेवाड़ में। तो ये मेवाड़ क्षेत्र है। तो ये ऊपर वाला डुडाड़ है, ये शेखावटी है, शेखावत हुए थे, इसका भी जिक्र करेंगे। ये हाड़ा चौहान आए थे, इसलिए ये क्या कहलाया? हाड़ौती कहलाया। ये चौहान थे ना, जो हाड़ा चौहान थे। अब बात करते हैं इधर मेवाड़ में गुहिल वंश था। गुहा नाम का एक व्यक्ति था, उसे गुहदलोत भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसका पिता का नाम शिलादित्य था। शिलादित्य की पत्नी थी, उसके पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो अबूदा पर्वत आती है सिरोही में। यहाँ पर आने के बाद प्रार्थना करती है, फिर गुहा का जन्म हो जाता है। और जब वो यहाँ पर आई थी तो उसके पति को मार दिया था, मुसलमानों ने, अरबों ने मार दिया था। तो आक्रमण किया था, उसमें मारा गया। फिर जो ये होता है गुहा होता है, उस वो क्या कहता है? वो कहता है भीलों की सहायता से ना मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं, और मेरों को हराकर मेरों को भगा देता है, यानी मेरों से रक्षित देश था, तो उसको भगाकर खुद शासन चलाता है। और भीलोत्सव को क्या देता है? वादा करता है कि मैं आपको
आपसे टैक्स नहीं लूँगा, यानी भील पर क्या है, कभी भी टैक्स लागू नहीं करूँगा। फिर ऐसे ही वंशज चल रहे थे। उस वंशज में से एक आया था महेंद्र सेकंड। तो महेंद्र सेकंड जो था उसे नागादित्य भी कहा जाता है। महेंद्र सेकंड को क्या कहा जाता है? नागादित्य, जो कालभोज बप्पा रावल का पिता है। बप्पा रावल का पिता है तो इसीलिए उसने भीलों से टैक्स लेना शुरू कर दिया था। तो उसको तो भीलों ने मार ही दिया था और बप्पा रावल को भी मारना चाहते थे। इसलिए वास्तविक संस्थापक तो यहाँ का कौन माना जाता है? बप्पा रावल माना जाता है। वो भागकर एक बार तो ऋषि की गायों से और फिर उसने अरब आक्रमणों से रक्षा की थी। इस कारण उसको क्या है, वापस इसने मेवाड़ राज्य की स्थापना कर ली थी मौर्य को हराकर। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र क्या है? वागड़ क्षेत्र है। यहाँ पर भी कौन से वंशज है? सिसोदिया है। तो गुहिल से अलग होकर सिसोदिया हुए थे। यहाँ पर भी क्या है? सिसोदिया है। गुहिल से ही क्या हुए थे? अलग सिसोदिया। और सिसोदिया की एक शाखा कहाँ पर चली गई? महाराष्ट्र में चली गई। मराठा देखते ना, वो मराठा शाखा किसकी है? सिसोदिया की शाखा है। ठीक है, सिसोदिया में से एक बंदा गया था तो उसके पुत्र जो कहलाए मराठा है। ठीक है, तो अलवर भरतपुर में कौन है? अलवर भरतपुर से पहले देख लीजिए, जयपुर या आमेर। आमेर में कछुआ राजवंश था। कहाँ से आया था? नरवर से आया था। नरवर का था, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो नरवर से था दुल्ला राय, तो वो आता है। फिर उससे अलग होके क्या हुआ? नरुका राजवंश, यानी एक समय यहाँ पर एक शाखा चली गई और एक शेखा था, वो शेखावटी, यहाँ पर शेखावत कहलाए उसके वंशज। तो एक यहाँ पर शाखा चली गई। तो कुल इतनी शाखाएं हैं ये कछुआ राजवंश की, राजस्थान में देखने को मिलती है। और यहाँ पर राठौड़ है, बीकानेर में भी राठौड़ है। तो ये पूरा क्षेत्र इधर वाला क्या कहलाता था पहले? ये ऊपर वाला यहाँ पर रेवाड़ी तक, ये बीकानेर में ही था। अभी ये डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं। पहले ये बीकानेर में आता था। और जैसलमेर की बात करते हैं। जैसलमेर में कौन सा राजवंश था? जैसलमेर में भाटी राजवंश था। तो ये कृष्ण को अपने कृष्ण के वंशज माने जाते हैं। और करौली में कौन से थे? करौली में पाल वंश था। तो ये भी कृष्ण के वंशज है। यादव, तो यादवों से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए ये दोनों यादव है, ये भाटी और ये करौली वाले पाल वंश। तो ये भरतपुर में कौन से थे? भरतपुर में था जाट। अलवर में भी थोड़ा बहुत मिलता है जाट। तो जाट रियासतें थी दो। और टोंक जो है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के ऊपर, ये देख लो भीलवाड़ा के पास, ये सॉरी ये रही टोंक। टोंक में थी एकमात्र मुस्लिम रियासत है टोंक। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। और करौली में पाल वंश हो गया, धौलपुर और में भी ये जाट ही थे। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र क्या है? इधर वाला मालवा क्षेत्र है। तो मालव जाति रहती थी, इसलिए मालवा कर लिया। ऊपर भी रहती थी पंजाब के आसपास मालव जाति, तो ऊपर भी मालवा देखने को मिलता है। ये गुजरात है, गुजरात के कच्छ रण इधर वाला मिलता है। ठीक है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो पाकिस्तान स्थिति हो गई। अब पढ़ेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। अब देखिए राजपूतों की उत्पत्ति, इसके बारे में कई मत हैं। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यानी 657 ईस्वी 47 ईस्वी के बाद क्या होता है? भारत की राजनीतिक एकता जो गुप्तों के समय स्थापित हो गई थी, पुनः समाप्त हो गई थी। तो वापस समाप्त हो गई थी। कब हुई है समाप्त? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाप्त हुई है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई थी। और इसको वापस जो व्यवस्थित करने का जो व्यवस्थित कब हुई थी? ये एकीकरण के बाद हुई थी राजनीतिक स्थिति। तो वैसे तो अंग्रेजों ने कर दी थी वापस। तो 1857 के बाद देख लीजिए आप, स्थिति वापस राजनीतिक स्थिति देखने को मिलती है। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये आपस में संघर्षरत थे, यानी आपस में लड़ी झगड़ा कर रहे थे। इन संघर्षों के परिणाम जो अन्य नए राजवंश उभरे वे राजपूत कहलाते हैं, ऐसा मत है। और नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि वे पूर्व मध्यकालीन इन राजपूतों के इतिहास ही है। यानी भारत का जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास है, जो भारत का अपन मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, राजपूतों के इतिहास के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये जो इतिहास है ये क्या है? राजपूत काल ही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको राजपूत काल ही कहा जाता है।
तो प्रसिद्ध इतिहासकार वी स्मिथ थे, तो इन्होंने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली थे, यानी ये मृत्यु के बाद, यानी जो हर्षवर्धन था उसकी मृत्यु के बाद से लेकर मुसलमानों के जो शासन चल रहा था उतने समय तक इतने प्रभावशाली थे कि वे 7वीं से लेकर 12वीं सदी तक क्या कहलाता है, राजपूत काल ही कहलाता था। तो 12वीं सदी के बाद तो कौन आ गए थे, वो मुसलमान आ गए थे, यानी जो दिल्ली सल्तनत अपन देखते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तो 12वीं शताब्दी तक क्या था, राजपूत काल था। उसके बाद सल्तनत काल आ जाता है, ठीक है। तो सल्तनत काल के बाद क्या आ जाता है, मुगल काल आ जाता है। तो आप देखेंगे राजपूत युग कहलाता है। तो राजपूत कौन थे, यह प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत का प्रतिपादित किए हैं। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, किंतु कोई भी ऐसा मत नहीं है जो पूरी तरह से सर्वमान्य हो। किसी एक को सही नहीं मान सकते। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं, नया नहीं है। पुराणों में इसका, प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख है, व्यापक प्रयोग किया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इसका मिलता है राजपूत शब्द, और कालिदास के मर्षकटिंगम नाटक में मिलता है, बाण भट्ट के हर्षचरित्र और कादम्बरी में भी मिलता है, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गौरीशंकर ओझा ने इनकी किताबें पढ़ी होगी, और इनकी किताबों में क्या है, राजपूत शब्द का प्रयोग हुआ है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है, ठीक है। तो चीनी यात्री वेशांग ने जो हर्षवर्धन के समय आया था, तो हर्षवर्धन के समय आया था कौन, चीनी यात्री हवेंगसांग, सियुकी नामक पुस्तक लिखता है, तो वो सियुकी वाला, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी राजपूत का उल्लेख है। राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है उसमें, ठीक है। सियुकी में क्या लिखा है, कहीं पर क्षत्रिय लिखा है योद्धा और कहीं पर राजपूत लिखा है। तो डॉक्टर हीराचंद ओझा ने सुझाया है कि इस मत में सर्वमान्य नहीं है कि राजपूत शब्द प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है, यानी मुसलमान के आने से पूर्व नहीं प्राप्त हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग चीनी यात्री चीनी यात्री नहीं, यानी क्षत्रिय के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। जो क्षत्रिय के लिए प्रयोग किया जाता था, सियुकी में लिखा है, वही ओझा जी कहते हैं, ठीक है। ओझा जी कहते हैं, आगे की पंक्तियों में हम इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों का अध्ययन करेंगे। अलग अलग विद्वानों के देख लिए। वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा है, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने वैदिक आर्यों की संतान ने कहा है। अभी अपन ने पढ़ा था, ओझा जी क्या कह रहे हैं, पुराणों में मिलता है, तो पुराण में क्या है, वैदिक ग्रंथ ही है, तो वैदिक ग्रंथों में सीवी वेद्य भी कहते हैं। ओझा जी सीवी वेद्य और क्या है, भारतीय आर्यों की क्षत्रिय वर्ण की संतान है। जो क्षत्रिय थे, आर्य यानी अच्छे आचरण वाले। अच्छे आचरण में भी क्या है, अच्छे लोग, तो अच्छे लोग थे। उन अच्छे लोगों में कौन, जो योद्धा थे, उनकी संतान है। अच्छे लोगों में योद्धा की संतान है कौन है, राजपूत है। तो उनके अनुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते थे, घोड़े और हथियारों की पूजा करते थे। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ बलि और उनका विश्वास रहा है। जो आर्य थे उनकी तरह ये क्या करते थे, यज्ञ और बलि देते थे। उनके सुडौल शारीरिक लंबी गठन, ये यानी कि इनकी जो शारीरिक स्थिति है ये आर्य की तरह है, तो ये इस बात का प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है, ठीक है। तो अग्निकुंड से उत्पन्न, चंद्रबरदाई क्या कहते हैं, अग्निकुंड से, यानी जो राक्षस लोग थे ये इनको परेशान कर रहे थे, जो ऋषि लोग थे, सेंट वशिष्ठ सिरोही के आसपास वाले क्षेत्र में, तो ये क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। तो उसमें राक्षस हड्डी, मांस, मल मूत्र मिलाकर उसको अशुद्ध कर देते थे। तो इसलिए सेंट वशिष्ठ ने एक यज्ञ किया, उसमें से 3 जातियाँ उत्पन्न हुई, परमार, प्रतिहार और चालुक्य। उनसे पार नहीं पड़ी। चालुक्य जो थी गुजरात में थी और बाकी 3 राजस्थान में थी। तो ये देखिए, उनसे जब पार नहीं पड़ी तो क्या हुआ, चौहानों की उत्पत्ति की गई, चौथा। तो 4 जातियाँ उत्पन्न की गई कुल मिलाकर, और वो उन्होंने क्या कर दिया, उस राक्षसों को नष्ट कर दिया। तो किंतु जब ये तीनों असमर्थ हुए तो सिद्ध होता है कि वशिष्ठ चौथा उत्पन्न देख लीजिए। प्रथम ज़्यादा ताकतवर था, जिससे हथियार सुसज्जित था,
जिसका नाम चौहान रखा गया। चंद्रभाई दाई के अनुसार राजपूत उत्पीड़ विशिष्ट मुनि के अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है। तो सेंट वशिष्ठ ने क्या दिया? अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है। यद्यपि आज वैज्ञानिक युग में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा अंतर्निहित यानी इसके अंदर ही अपन संकेतों को समझेंगे। और विद्वानों ने संकेतों को समझते हुए क्या कहा है कि संभवत कोई प्राचीन काल क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, यानी जो क्षत्रिय थे राजपूतों को क्षत्रिय कहा जाता था, जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी भील मीणा आदि विदेशी आक्रमण शक्तियों शक हूण युची आदि की यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। और यह कथा इस घटना की साहित्यिक प्रस्तुति करती है। ठीक है, तो ये जो घटना हुई है ये क्या करती है? इसकी साहित्यिक प्रस्तुति करती है कि जो हूण और थे ये इनकी अशुद्धि के लिए, इनको शुद्ध करने के लिए क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया था। जो बाहरी लोग आए थे, ठीक है, तो उनको डराने के लिए कि अपन इतने ताकतवर है, अग्नि से पैदा हो सकते हैं, तो उनको शांत करने के लिए क्या किया गया? अग्निकुंड का सिद्धांत उनको पढ़ाया गया। ठीक है, हो सकता है आज के साइंटिफिक पीरियड जस्ती नहीं ये बात। तो ब्राह्मणों से उत्पीड़ सिद्धांत किसने कहा है कि ये ब्राह्मण की संतान है राजपूत? तो दशरथ शर्मा भी कहते हैं, D.R. भंडारकर कहते हैं, बिजोलिया विलेख कहता है। तो पढ़िए, सर्वप्रथम किसने कहा है? सर्वप्रथम D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों से की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है। जो गुहिल है उनको कैसे, मेवाड़ वाले गुहिलों को क्या कहा है? ब्राह्मण बताया है। किसने? D.R. भंडारकर ने। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में D.R. भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हुए, जिसमें वासुदेव चौहान का उत्तराधिकारी सामंतराज जो वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती की सुंदरी से हुआ था। राजशेखर ब्राह्मण था तो उसका विवाह किससे हुआ? राजशेखर संग अवंती। तो उस होना चौहानों का ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति बताता है। ठीक है, अकट्य प्रमाण है, तो ये प्रमाण है एक तरह का। तो गोपीनाथ शर्मा ने मेवाड़ के जो गुहिलोत है उसको गुहादित्य संस्थापक है, तो नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेत की वंशज बताइए, जो गुहा है उसके वंशज बताइए। गोपीनाथ शर्मा के सही कह रहे हैं कि ये गुहा के वंशज है, जो गुहा था उस। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने जयदेव की गीत गोविंद टिक्का लिखी है। उसमें यानी टिक्का यानी छोटा वर्णन किया है इसकी गीत गोविंद पर। तो उसके छोटे वर्णन में क्या स्वीकार किया? यह स्वीकार किया है कि गुहिलो जो नागर ब्राह्मणी गुहदेत की संतान है। तो उन्होंने भी, कुंभा ने भी किसकी बताया? गुहदेत की संतान बताया। ठीक है, और किंतु कुछ अन्य इतिहासकार जैसे खासकर दशरथ शर्मा ने इस मत का खंडन किया है, स्वीकार नहीं किया है। तो उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित गोत्र अपना लेते थे। तो राजपूत क्या थे? कई बार पुरोहित गोत्र अपना लेते थे। इस कारण यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। तो यह भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे, भ्रम तो हो गई। दशरथ शर्मा इस मत को तर्क संगत खंडन करते हैं कि वो गुहदेत की संतान है, तो इसका खंडन कर देते हैं। ठीक है, स्वीकार नहीं करते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने विदेशी बताया है, कर्नल जेम्स टोड ने बताया है, V.A. स्मिथ ने बताया क्या? कर्नल जेम्स टोड ने शक सीथियन जाति के वंशज बताए हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी बताया है। यानी इसने अग्निकुंड के सिद्धांत को प्रमाणित माना है, जाति का प्रमाणित करने के लिए प्रयास किया है कि उनका मत है कि यह विदेशी जाति जो छठी शताब्दी के अंत में, छठी शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई थी। देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किसको स्वीकार किया है? अग्निकुंड के सिद्धांत को स्वीकार किया और फिर कहा है कि ये जो थे विदेशी थे। तो उन्होंने विदेशी बताया, छठी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई थी। और इन्हीं विदेशी जातियों को जब शासक बन गए थे, जब ये शासक बन गए थे
तो उन्हें अग्नि संस्कार से पवित्र कर उन्हें अग्नि सिद्धांत उस संस्कार से पवित्र किया और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया। तो क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया, यानी वर्ण व्यवस्था थी। कितने प्रकार की वर्ण व्यवस्था है? वर्ण का मतलब जाति। तो 4 प्रकार की जातियाँ हुआ करती थी। कौन कौन सी? ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, और कौन सी थी? एक और थी ना, और ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, और तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। तो वैश्य याद रखना है और शूद्र। तो ये 4 प्रकार की क्या थी? वर्ण व्यवस्था थी, जाति। तो उसमें से क्षत्रिय वर्ण में शामिल कर लिया गया। तो विदेशी, इस प्रकार से कर्नल जेम्स टोड ने बताया। विदेशी, तो टोड ने राजपूतों को शक शीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक शीथियन और हुणों से मिलते हैं, यानी जो शख्स जैसे शक शीथियन करते हैं उसी प्रकार से जो है, उसी प्रकार से रीति रिवाज है अपने। अश्व पूजा तुम नहीं करते क्या? करते हैं, वो भी करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ तुम नहीं करते? करते हैं, वो भी करते हैं। अस्त्र शस्त्र की पूजा तुम नहीं करते क्या? वो भी करते हैं, तुम भी करते हो। अस्त्र शिक्षा तुम भी करते हो, वो भी करते हैं। तो अंततः दोनों जातियाँ एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने लिखा है कि जब जाति 8वीं से 9वीं शताब्दी के में अचानक प्रकट हुई, 6ठी से 9वीं शताब्दी में अचानक से प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हूण की संतान बताया। स्मिथ ने सीधा सीधा हूण बता दिया। ठीक है, तो इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रथम तो राजपूत ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया है। तो राजपूतों ने खुद ने कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत अपनी उत्पत्ति सूर्य चंद्र से बताते हैं। कोई सूर्यवंशी है तो कोई चंद्रवंशी है। तो बाकी सारे सूर्यवंशी है। कौन कौन से चंद्रवंशी है? जाट जो रियासतें थी वो चंद्रवंशी है, जैसलमेर वाले चंद्रवंशी है, और पाल जो करौली वाले वो क्या है? चंद्रवंशी है। अपन चंद्रवंशी भी पढ़ेंगे, कौन कौन से चंद्रवंशी है, कौन कौन से सूर्यवंशी है। और इनके चौहानों के बारे में कई मत है, कोई सूर्यवंशी कहता है, कोई चंद्रवंशी कहता है। और बात करते हैं राजपूतों के रीति रिवाज की शक या शीतियन के रीति रिवाजों की से सभ्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। तो उनसे आने से पहले भी ये अपने जो है इस रीति रिवाजों को अपना रहे थे। तो सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से प्रचलित थी। वैदिक काल जो वेदों से वैदिक आर्यों की संतान ने बताई है। किसने? ओझा जी ने बताई है। और किसने बताई है? अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ पहले से ज्ञात था। जैसा कि महाकाव्यों के शासन में प्रमाणित होता है कि उपयुक्त समस्त विवरण से स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। विद्वानों के बीच में क्या है? मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। तो कुछ विदेशी रक्त भी सम्मिलित है, यानी विदेशियों के वंशज भी माना इनको। यह भी स्थापित सत्य है कि जो विदेशी जातियाँ भारत में आई थी और स्थायी से यही निवास करने लगी और उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज में उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में चल सकती है। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य है। जो काल्पनिक सत्य है क्या है? सूर्य और चंद्र को काल्पनिक बताया। कानूनगो ने क्या बताया? काल्पनिक बताया। अग्निकुंड को भी क्या बताया? प्रगति युग में चल नहीं सकती। तो ये असत्य बताता है इनको। राजपूत चाहे किसी भी रूप से जन्मे हो, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रिय की परंपरा को बनाए रखा है।
तो जो महाकाव्य काल है, तो महाकाव्य काल में जो क्षत्रिय परंपरा है उसको बनाए रखा है राजपूतों ने। तो राजपूत के प्रमुख वंशजों का परिचय गुहिल वंश पढ़ेंगे, तो गुहिल वंश, उसके बाद अलग अलग वंश पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू।